हेलो एंड वेलकम टू डियर स्टूडेंट। मेरा नाम है राकेश कुमार और मैं बात कर रहा था केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोडक्टिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको देखना है और उनका कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, उस पीरियोडिक टेबल में कैसे उनको अरेंज किया गया, किस बेसिस पे उनको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उनके एलिमेंट में थी जिस बेसिस पे उसको अरेंज किया गया है, आज उनके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक लॉ है उसके बारे में बताया गया। मेंडलीव्स एक्चुअली एक साइंटिस्ट हैं। ये साइंटिस्ट ने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन किया था, है ना। पीरियोडिक टेबल को इन्होंने बनाया था, इस मतलब है ना, बनाया था इन्होंने। और इन्होंने बनाया था पीरियोडिक टेबल को ज़रूर, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस एलिमेंट्स को, जो सारे एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है। कुछ ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल, है ना। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे रो एंड कॉलम्स होते हैं। तो एक्चुअली कुछ इस तरह दिखाई देता है, मैंने रफली बनाया है, ठीक है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल था इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर थे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब इसमें थे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे एलिमेंट इसमें ही आते हैं ना। तो मोस्ले ने ये माल्डिव्स ने क्या किया था, मेंडलिव्स ने किया था, मेंडलिव्स ने जो किया, उसने क्या किया, तो उसने बेस बनाया। किसको? उसने बेस बनाया था मास को। मास के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स थे उसको अरेंज कर दिया गया था। मीन्स कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब था जिसका मास सबसे छोटा था, जिसका मास क्या था, सबसे छोटा था, लेस देन था, उसको पहले उन्होंने पहले रखा। जिसका मास लेस था उसको क्या किया, प्रायोरिटी डाल के उसको फर्स्ट पे लेके आए। फर्स्ट पोजीशन पे जिसका मास कम था वो फर्स्ट पोजीशन पे, फिर जिसका मास धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, मास बढ़ते जा रहा है। मतलब मास के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। किन्होंने? मेंडलिव्स का ये कारनामा था। मेंडलिव्स ने क्या किया था, सारे एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था। किस बेसिस पे? मास के बेसिस पे। मास मीन्स क्या होता है, मास मीन्स होता है द्रव्यमान। मास मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान मीन्स ये एटॉमिक नंबर नहीं है। देखो ध्यान से देखो, दो चीजें होती है, एक होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है एटॉमिक मास। दूसरा होता है एटॉमिक मास। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी जो लेटेस्ट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं वो किस पे बेस रहता है, एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर पे बेस रहता है। अभी जो हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो एटॉमिक नंबर पे बेस होता है। कैसे एटॉमिक नंबर पे बेस होता है उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसे एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ मैं। देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, है ना। वैसे ही सोडियम का 11। पीरियोडिक टेबल में देखना आप, उसमें एटॉमिक नंबर लिखा रहता है। उस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, उसको अरेंज किया जा रहा है अभी के
पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो एटॉमिक नंबर मतलब समझ में आ रहा है, जो पीरियोडिक टेबल में है जो नंबर 1 पे है वो है हाइड्रोजन, और इसका है एटॉमिक नंबर 1। तो अभी जो हमने किया है, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है, वो है एटॉमिक नंबर पे बेस्ड। तो इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर यानी कि एटम का नंबर, ठीक है। तो ये आगा फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन, मतलब जैसे अभी है हाइड्रोजन नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसा है इनका अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे थे, तो एटॉमिक नंबर के बेस पे थे, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मेंडलीव्स। तो मेंडलीव्स ने क्या किया था, एटॉमिक नंबर को बेस नहीं बनाया था, उन्होंने बेस बनाया था एटॉमिक मास को, ठीक है। तो एटॉमिक मास को उन्होंने बेस बनाया था। तो उन्होंने क्या किया था, मास को अगर उन्होंने बेस बनाया तो क्या हुआ था, तो उसमें हुआ था कुछ ऐसा कि उन्होंने सारे जितने भी एलिमेंट्स थे उसको अरेंज ठीक से नहीं कर पा रहे थे। किन्हीं का मास ज़्यादा था और उनको पहले अरेंज करना पड़ रहा था, मतलब बहुत सारे ट्रबल्स आ रहे थे। जिनका मास कम है ना, और इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, उनको पीछे करना पड़ रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था उनको, है ना। तो इस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए फिर आए थे मोसले। तो मोसले ने कुछ रिकमेंडेशन किया, किनको, मेंडलीव्स को, और उन्होंने बताया कि आप जो मास को बेस लेके आप जो इसको अरेंजमेंट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें आप थोड़ा सा चेंजेस करिए, और आप क्या करिए, अब एटॉमिक नंबर को बेस पे रखिए और फिर से इसको बनाइए। तब मोसले ने क्या किया, मोसले द इंग्लिश साइंटिस्ट शोन दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल, मीन्स उसने ये दिखाया, ये मोसले ने करके दिखाया कि एटॉमिक नंबर जो है वो बहुत मोर फंडामेंटल्स है, मतलब बहुत करीब है ना, बहुत बेसिक है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास से बेहतरीन है क्या, एटॉमिक नंबर, उसको बेस बनाना। Therefore, the position of an element in the periodic table depend on its atomic number than its atomic mass। मतलब क्या कहा, मतलब ये कहा कि सबसे पहले क्या है, पोजीशन को, अगर किसी एलिमेंट के पोजीशन को बताना है तो सबसे पहले उसके एटॉमिक नंबर को देखिए और उसके बाद उसके मास को देखिए। पहले एटॉमिक नंबर को देखना है आपको। तो उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर को ही आप बेस बनाइए, मोसले ने कह दिया, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या हुआ, इन्वेंट हुआ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी चल रहा है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट का है ना, वो उस बेसिस पे क्या किया गया, अब अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया गया। तो पहली बात तो ये थी कि एटॉमिक नंबर को आप बेस बना लो, तो एटॉमिक नंबर को बेस बना दिया। अब उसके बाद दूसरी चीज़ क्या देखनी थी, दूसरी चीज़ ये देखनी थी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है इन एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स में समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान जो है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। एलिमेंट्स बोलूँ तो आप डायरेक्ट आपके माइंड पे स्ट्राइक करना चाहिए कि आप पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, उसमें एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो है वहाँ पे एलिमेंट्स, उसकी बात हो रही है। तो उनका जो फिजिकल और केमिकल जो बिहेवियर है या प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को भी क्या किया गया, मेजर किया गया और उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, अरेंज किया गया। अब क्या बोल रहा है,
उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। देयर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, अब देखो इसके टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या निकले। टाइप्स ऑफ एलिमेंट निकले एस, पी, डी एंड एफ, मतलब टोटल 4 टाइप के ही एलिमेंट निकले हैं। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट हैं लेकिन टोटल 4 कैटेगरी में उसको क्लासिफाइड किया गया। टोटल 4 कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरी होगी? एस, पी, डी और एफ, यही है 4 टाइप के एलिमेंट। ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ कि ये 4 टाइप के एलिमेंट कैसे हुए हैं। जैसा कि इस पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, यहाँ सारा कुछ है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, सारा कुछ है इसमें। तो आप देख सकते हो यही है वो पीरियोडिक टेबल। इसी में है सारे एलिमेंट्स जिनके बारे में हम अभी तक बात करके आए हैं। और इनको मोसले ने क्या किया था? एटॉमिक नंबर के बेस पे इसको अरेंज किया था। साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज को भी, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनको भी ध्यान में रखा गया। ठीक है, अब उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये चीज समझ में आना चाहिए। उसके बाद इसको क्लासिफिकेशन भी किया गया। एक चीज और याद दिलाऊं कि इनको क्लासिफाइड किया गया। कैसे क्लासिफाइड किया गया? एस, पी, डी और एफ, मतलब 4 टाइप, एस, पी, डी, एफ, ये 4 टाइप में क्लासिफाइड किया गया। किसको? सारे एलिमेंट्स को। क्यों ये 4 टाइप का क्वालिफाइड किया गया, ये क्लासिफाइड किया गया? तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो कैसे हुआ है ये। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, तो ये इनमें क्या सिमिलरिटी है? इन सभी में देखो, अभी मेन हमको ये देखना है कि ये जितने रोज में दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये जितने भी दिख रहे हैं, ये जितने आपको दिख रहे हैं, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये जितने दिख रहे हैं ये एक टाइप के हैं। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज एक टाइप की है ना, मतलब इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है सिमिलर है। दूसरा, जो ये ब्लू कलर का शो हो रहा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो है, ये इनकी प्रॉपर्टी एक टाइप की मिल रही है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मिल रही है। वो कैसे मिल रही है ना, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये समझ लो कि कौन कौन मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे जो सारे दिख रहे हैं, ये पूरे एक तरह के मिल रहे हैं। ये सारे एक तरह का इनका बिहेवियर है। ठीक है, एक तरह का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनके सेम है ना। इसके बाद बात करते हैं ये जो हमारे यहाँ पे जो दिया हुआ है जिंक से लेकर, तो इनका जो बिहेवियर है वो सेम है। ठीक है, बाकी रही बात ये पूरे पी ब्लॉक की, तो ये पूरे पी ब्लॉक की, ये पूरा पी ब्लॉक है, इनका बिहेवियर एक जैसा रहता है। ठीक है, उसके बाद उसको सब क्लासिफाइड किया गया है। कहने का मतलब अगर सीधा सीधा मैं ये बताऊं तो आप ये जानो कि ये एस ब्लॉक है। देखो ये जो दोनों ब्लॉक हैं, ये दोनों क्या है? एस ब्लॉक है। ये एस ब्लॉक है। ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा है ना, ये जो पूरा है ना, ये पूरा है पी ब्लॉक। ये क्या है? पूरा पी ब्लॉक। सॉरी, ये है आपका डी ब्लॉक। ये है आपका डी ब्लॉक। रहा ये बीच का, तो ये जो है आपका पूरा, ये पूरा आपका कहलाएगा पी ब्लॉक। ये कहलाएगा पी ब्लॉक। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि ये है आपका पी ब्लॉक, ये है आपका डी ब्लॉक और ये है आपका एस ब्लॉक, और जो बचा है वो है आपका एफ ब्लॉक। ये क्या है? आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, ये जो दोनों रोज एंड कॉलम्स है, ये आपका एफ ब्लॉक है। तो ये है हमारा एस, पी, डी, एफ, ये चार तरह से क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, अब इन सभी एस, पी, डी, एफ चारों टाइप के जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इनमें क्या क्या इनकी खासियत है, कैसे ये थोड़ा स्पेशल है या थोड़े अलग है,
इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ हाइड्रोजन की, है ना, हाइड्रोजन की बात करता हूँ। तो देखो ये हमारा, मान के चलो कि ये हमारा हाइड्रोजन है ना, और ये हमारा लिथियम। इन दोनों में क्या, इन दोनों का क्या है देख लेते हैं। हाइड्रोजन का देख लेते हैं, एक एस ब्लॉक का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बारे में देख लेते हैं। और लिथियम एस ब्लॉक का ही लिथियम है, इसको भी देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का देखें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 3। लिथियम का होता है 3। चलो अभी देखते हैं कैसे होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, तो होगा 1s1, ठीक है। और अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s1, है ना, ये हो गया लिथियम का। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमको समझ में ये आ रहा है कि यहाँ भी 1s1 है और यहाँ भी क्या है, s1, है ना। मतलब यहाँ 2s1 है, यहाँ क्या है, यहाँ 2s1 है। मीन्स क्या समझ में आ रहा है, मीन्स यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि s1 तो सिमिलर हैं, s1 तो सिमिलर है, लेकिन सिर्फ फ़र्क किसका पड़ रहा है, तो फ़र्क सिर्फ नंबर्स का पड़ रहा है। ये फर्स्ट हाइड्रोजन वाले में 1 है और लिथियम वाले में 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चेंज हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है, 1 2 3 4, मतलब नंबर चेंज हो सकते हैं, बट क्या नहीं चेंज हो सकता है, तो चेंज ये नहीं हो सकता है कि ये एस ब्लॉक का है और एस ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन है, एस ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, NS1, क्या लिख सकता हूँ, NS1। NS1 मीन्स मतलब क्या हुआ, N क्या को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, तो N आपका रिप्रेजेंट करेगा N4 नंबर। N4 क्या, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये N जो है ये नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर को, जो 1 2 3 4 5 जो होगा ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। और S किसको रिप्रेजेंट करेगा, S रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, S ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये ऊपर में जो 1 जो दिख रहा है आपको, जो ये ऊपर में 1 जो दिख रहा है, ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है। यहाँ से क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन कितने रहने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, है ना। समझ में आया कि क्या कहा मैंने। तो ये है हाइड्रोजन और लिथियम दोनों का, देखे कि दोनों में क्या है, एस ब्लॉक चाहिए, साथ ही एस ब्लॉक में, एस वाले ब्लॉक में क्या, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या क्या सिमिलरिटी निकली देखो यहाँ से, ये वाले जो है, ये जो फर्स्ट वाला जो लाइन है हाइड्रोजन लिथियम वाला, इसमें क्या सिमिलरिटी निकली कि वो एस ब्लॉक में होना चाहिए, ठीक है, और एस ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। और जो इसका नंबर है 1 2 3 4 वो कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, इसीलिए क्या लिखे उसके लिए NS1, ठीक है। क्लियर हो गया है। तो ये इनकी सिमिलरिटी है। अब बात करते हैं किसका, अब बात करते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनकी क्या सिमिलरिटी है, मतलब अब बात करेंगे इसके बारे में। जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, इनका एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, उसके बाद हम उसमें भी हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं बेरिलियम की, तो ये रहा हमारा बेरिलियम और ये रहा हमारा मैग्नीशियम।
ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लेना, आपको और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आ जाएगा। तो देखें बेरिलियम का कितना होता है, तो बेरिलियम का कितना होगा, बेरिलियम का होता है 4, बेरिलियम का होता है 4। और मैग्नीशियम का कितना होगा, तो मैग्नीशियम का होता है 12। मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 12। ठीक है, अब देखो करते हैं 12 है तो अभी देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो आइए करके देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे करेंगे तो ये होता है 1s1 1s2 है ना, 1s1 नहीं होगा क्योंकि s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन वाला मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी सिर्फ ध्यान दे दीजिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 4 है, 4 नंबर में है ना बेरिलियम, देखो 1 2 3 4 नंबर में है बेरिलियम, इसीलिए बेरिलियम का कितना लिखे हैं 4, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे किए हम, 1s2 और 2s2, मतलब 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, अभी बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हम मैग्नीशियम की, इसमें कितने हैं 12। तो काउंट कर लेना आप लोग 12 कैसे हुआ है ना, 12 कैसे हुआ ये आपका काउंट खुद ही करेंगे। तो देखो 12 में हुआ है, तो देखें इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया। कैसे पता चला हो गया, काउंट कर लेते हैं भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हुए, ये 6, तो 6 और 4 10, और ये 10 और 2 12, मतलब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। तो देखें यहाँ 12 है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ 12 है, मीन्स हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या समझ में आ रहा है हमको, तो हमको समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पे है 2s2, यहाँ पे है 2s2, लास्ट वाले ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे, लास्ट वाला ही देखते हैं। तो यहाँ है 2s2 और यहाँ क्या है, यहाँ है 3s2, यहाँ है क्या, यहाँ है 3s2। मतलब अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ, फिर वैसे निकाल सकता हूँ NS2। अब NS2 क्यों फार्मूला बोला मैंने, इसको फार्मूला बोल दिया, क्यों इसको फार्मूला बोला मैंने, उसके पीछे का रीज़न देखिए। n जो है आपका वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को। कैसे नंबर को, यहाँ पे देखो, यहाँ 2 था, यहाँ 2 है, और यहाँ क्या है, यहाँ 3 है, मतलब चेंज हो रहा है ये, मतलब चेंजेबल है ये। तो जब हमको पता चले कि ये चेंजेबल है, 2 से 3 हो जा रहा है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, n फॉर नंबर, मतलब चेंज हो रहा है क्या, नंबर। अब उसके बाद जो सेकंड है S ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो S ब्लॉक को देखो, तो S ब्लॉक में यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस S ब्लॉक में यहाँ पे भी देखो, इस S वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब S में पूरा 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यही होगा दोनों में सिमिलरिटी। मतलब इस वाले पूरे जो लाइन है, इस वाले पूरे लाइन में, इस वाले पूरे जो आपके ब्लॉक में, इस पूरे ब्लॉक में क्या होने चाहिए, S वाला जो ब्लॉक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड होने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड है यहाँ भी, तो इसका हम फार्मूला क्या बना दिए, तो फार्मूला बना दिए NS2, फार्मूला बना दिए NS2। समझ में आया कैसे फार्मूला बनाया। अब इनमें सिमिलरिटी क्या क्या हुई, क्या क्या सिमिलरिटी हुई, तो सिमिलरिटी हुई ये कि ये सबसे पहले, ये सिमिलरिटी है कि ये सबसे पहले S ब्लॉक में रहेगा, S ब्लॉक
का और इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो S ब्लॉक के को फुलफिल करेगा, मतलब S2 होगा। वो क्या होगा? S2 होगा, मतलब S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे फुल्ली फिल्ड होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे N4 कोई भी नंबर होगा, 1 2 3 4 या कुछ भी सो ऑन। तो ये इसमें क्या हो गई? ये इसमें हो गई प्रॉपर्टीज इसकी, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टीज हो गई? ये सेकेंड नंबर वाले ब्लॉक की, है ना। ये ब्लॉक है सेकेंड नंबर वाला ब्लॉक, ठीक है। तो ये हो गई, हमने एक्सप्लेन कर दिया। सेम ऐसे ही एक्सप्लेन होगा सारा। ये डी वाला भी ऐसे ही एक्सप्लेन होगा, ये पी वाला भी ऐसे ही एक्सप्लेन होगा, है ना। तो पी वाला भी एक एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। पी वाले में कैसा होगा? तो पी वाले में कुछ ऐसा है। पी में क्या है? पी में है आपका, हमने मान लिया कि नाइट्रोजन और पोटेशियम, फास्फोरस, सॉरी, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में बात करते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना है? तो नाइट्रोजन का है 7, देखो यहाँ पे लिखा होगा नाइट्रोजन 7। फास्फोरस का कितना है? फास्फोरस का है 15, फास्फोरस का है 15, तो ये होता है 15। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके क्या करेंगे? पता करेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे यहाँ से। तो आइए देखते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर दिया है। नाइट्रोजन का 7 है और फास्फोरस का है 15। तो वहाँ देखेंगे हमने क्या क्या किया है। तो देखें 1s2 2s2 और 2p3, मतलब लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p3 में जा रहा है, मतलब p3 p ब्लॉक में जा रहा है। ठीक उसी तरह फास्फोरस में देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पे जा रहा है? p ब्लॉक पे जा रहा है। तो p ब्लॉक पे जा रहा है। अब देखो इसकी सिमिलैरिटी क्या हो गई? सिमिलैरिटी क्या हुई? सिमिलैरिटी कैसे होगी? क्योंकि p ब्लॉक में है। सबसे पहले तो ये क्या सिमिलैरिटी कि p ब्लॉक में है। पहला चीज़ क्या है? p ब्लॉक में है। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है कि p ब्लॉक में तीन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। p ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये इसकी सिमिलैरिटी है। p ब्लॉक होना चाहिए, p ब्लॉक में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या सिमिलैरिटी है इसमें? तो और सिमिलैरिटी ये है कि कोई नंबर होना चाहिए, सामने कोई नंबर होना चाहिए। नंबर होना चाहिए इन द सेंस 2 3 4 कोई भी नंबर होना चाहिए। तो इसका फार्मूला कैसे बन सकता है? Np3। इसका फार्मूला Np3 ऐसा बन सकता है, ठीक है। चलो, बन सकता है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना है आगे। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से निकाली कि कैसे इनकी सिमिलैरिटी होती है, कैसे इनको अलग अलग ब्लॉक में रखा गया है। तो यहाँ से मे भी आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं आपको और सभी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूँगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब आगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई हो गई, जैसे कि SPDF जो हमारा यहाँ पे जो ये चारों टाइप जो लिखे थे SPDF, तो इन चारों के बारे में मैंने बात कर लिया है कि SPDF कैसे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है मेन ग्रुप एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मेन ग्रुप कौन कौन से हैं? तो द S एंड P ब्लॉक। सबसे मेन कौन कौन से हैं? तो S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट, है ना। S और P ब्लॉक के जितने एलिमेंट है उसको क्या कहेंगे? मेन ब्लॉक, मेन ब्लॉक ग्रुप, है ना, मेन ग्रुप है। ये कौन से ब्लॉक है? मेन ग्रुप ब्लॉक, ठीक है, मेन ग्रुप ब्लॉक है। मेन ग्रुप क्यों कहा गया? अभी देखो उसको एक्सप्लेन किया गया। एस ब्लॉक क्यों कहा गया? तो देखो ये एस ब्लॉक को जो मैंने बताया था, इसका फार्मूला याद करो। इसका फार्मूला मैंने बताया था कि इसको NS1 लिखे थे। क्यों लिखे थे? क्योंकि N जो था वो क्या बता रहा था? नंबर बता रहा था 1 2 3 ऐसा, और S क्या बता रहा था कि ये S ब्लॉक में है,
ये S ब्लॉक में, यही बता रहा था। और ये 1 क्या बता रहा था कि एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यही बात हुई थी इससे पहले। तो देखिए एस ब्लॉक के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ग्रुप 1 इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रुप 1। ये हाइड्रोजन वाले ग्रुप के बारे में बात हो रही है, याद रखना। ये जो ऊपर से नीचे जो आता है ना, जो लाइन, इस जो ब्लॉक, ये ऊपर से नीचे वाला जो ब्लॉक होता है, इसे क्या कहते हैं, ग्रुप। इसे कहते हैं ग्रुप, है ना। और ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, मतलब सबसे आगे वाला ग्रुप नंबर फर्स्ट है ये। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन वाला ग्रुप है ये। उसको क्या बोलते हैं हम, इसमें लिखा है एल्कलाई मेटल्स, उसको क्या बोलते हैं, एल्कलाई मेटल्स। उसको क्या बोलेंगे, एल्कलाई मेटल्स, है ना। और उसके बगल में जो हाइड्रोजन के बाद जो बगल में और जो एक ग्रुप था, बेरिलियम वाला ग्रुप। हाइड्रोजन वाला ग्रुप तो ऐसा है, उसके बाद बेरिलियम वाला थोड़ा नीचे से है। तो ये बेरिलियम वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो बेरिलियम वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, ग्रुप नंबर 2। ये कहलाएगा हाइड्रोजन वाला ग्रुप नंबर 1। ये हाइड्रोजन वाला ग्रुप है और ये बेरिलियम वाला ग्रुप है ना, ये बेरिलियम वाला ग्रुप है। तो बेरिलियम वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 क्या है, तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 1 कौन रहेगा, एल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 1 कौन रहेगा, एल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 कौन रहेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। और दोनों का फार्मूला तो मैंने बता ही दिया था। एक का होता है NS1, कैसे हुआ था, एक का हुआ था NS1, किसका, हाइड्रोजन वाला जो ग्रुप है उसका फार्मूला था NS1, और जो बेरिलियम वाला था उसका फार्मूला था NS2। मतलब 2 और 1 क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने बार बार बताया है कि ये 2 और ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इसमें कितने एक इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। और n किसको रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर को, नंबर कौन से नंबर, 1 2 3 4 इसको। और जो आपका S है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लॉक को, ये किसको, ब्लॉक को, ये ब्लॉक कौन सा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका लिखा हुआ है NS1 NS2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक समझ में आ गया है। इसके आगे देखें, P ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो P ब्लॉक एलिमेंट दे बिलोंग इन टू ग्रुप नंबर 13 to 18। जो P ब्लॉक है वो 13 कैसे हो गया, अब देखो ध्यान से 13 कैसे हुआ, क्योंकि देखो अगर उस पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे हम, तो वहाँ पे कुछ ऐसा था, वहाँ पे कुछ इस तरह का था। तो इसमें ग्रुप नंबर 13 किसको बोले थे, तो ये हमारा ग्रुप नंबर 13 P ब्लॉक किसे कहेंगे थे, तो P ब्लॉक तो हमारा ये पूरा P ब्लॉक था। P ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा P ब्लॉक था। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है बच्चों 13 से। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये होता है 13 से। तो ये कितना है, 13 नंबर का ग्रुप। ठीक है। और कहाँ तक होता है, तो ये होता है 18 तक। 13 से होता है और 18 तक का ग्रुप होता है। ठीक है। P ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 ग्रुप से 18 नंबर ग्रुप तक। ठीक है। अब लिखा है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP126। देखो मैंने बताया था, मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे हमने। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे नाइट्रोजन और फास्फोरस का। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ था NP जो था, NP वो कितना आया था, वो 3 आ रहा था, है ना, NP3 आ रहा था। और तो इसमें आपका फार्मूला क्या बना, क्योंकि P ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। P ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन ही हम डाल सकते हैं। उसके बाद आगे से हर P ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन, हर P ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान के चलें 1P होगा,
2p से स्टार्ट होता है। मान के चलिए 2p में 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, अब 3p में लेना पड़ेगा, उसमें 6 डालेंगे, मतलब जितने p ब्लॉक सब में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैक्सिमम 6 होने चाहिए, मिनिमम 1 भी हो सकता है। तो मैक्सिमम 6 होने चाहिए, मिनिमम 1 होना चाहिए। कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन ये निकलेगा कि NP 1 to 6 मतलब 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ ऐड कर दिया गया है, क्या कि इसके पहले NS2 का ग्रुप होना चाहिए। NS2 मतलब इसके बाद NS2 का ग्रुप, मतलब इसके पहले NS2 वाला होना चाहिए और उसके बाद NP 1 to 6 होना चाहिए, ठीक है। कैसे ऐसा होना चाहिए? देखो मैंने आपको नाइट्रोजन का बताया था, नाइट्रोजन को जो 7 हुआ था कैसे हुआ था, तो 1s2 2s2 2p3 यही था। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ध्यान से देखना, गौर करना यहाँ कि NP 1 to 6 NP क्या 1 to 6, क्या यहाँ पे NP 1 to 6 है? बिल्कुल दिख रहा है, NP 1 to 6 3 है, तो 1 2 के अंदर ही है 3। तो ये तो यहाँ पे ये तो सेटिस्फाइड हो गया, ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरी चीज़ देखें, NS2 है, इसके पहले होने चाहिए, NP6 के पहले NS2 होना चाहिए, तो इसके पहले देखें तो ये है हमारा, देखो NS2 है कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल, S2 तो दिख रहा है हमको, S2 तो दिख रहा है। और N क्या होता है? N कोई नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को, तो NS2 है ये। अब यहाँ पे एक चीज़ बात और गौर करने वाली बात है कि N जो है दोनों में सिमिलर रहेगा, मीन्स ये फार्मूला में क्या बताया गया कि जो N यहाँ है वही N यहाँ भी रहेगा। मतलब अगर यहाँ 2 है, जैसे कि इसका हमको कंक्लूजन क्या निकला कि यहाँ 2 है, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 ही रहना चाहिए, यहाँ भी 2 रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाले में जो N की वैल्यू होगी, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जहाँ जा रहा है वहाँ N की वैल्यू जो होगी, उसके पहले भी जो हमने फिल किया उसमें भी N की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए। कैसे पता चला? इस फार्मूले से, क्योंकि यहाँ पे N है सिमिलर, देखना ये N है और ये भी N है, दोनों N है, मीन्स दो डबल N है तो डबल 2 है, दिख रहा है सिमिलरिटी। यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, दोनों में N है, आगे पीछे दोनों में, फर्स्ट सेकंड दोनों में। तो यहाँ पे भी क्या, यहाँ भी N है और यहाँ भी N है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों जगह 2 है, तो ये भी सिमिलरिटी हो गई, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये सिमिलरिटी समझ में आ गई। तो ऐसा ही कुछ इसीलिए फार्मूला बनाया गया है। चलो आगे देखें, डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक का ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इसको। तो आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1। अभी देखो इसका थोड़ा सा चेंज है, इसका n-1 D 1 to 10 है ना, सेम वैसे ही है, आप मेज़र कर लेना। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो n-1 D to D में क्या है, इसका फार्मूला क्या है, n-1 है ना, D में क्या है, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब D का मैक्सिमम, D जो है ब्लॉक, इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन अपन ऐड कर सकते हैं। तो D हो गया, उसके बाद क्या है NS 1 से 2 तक, मतलब S जो है 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है ना। और उसके पहले आपका क्या होना चाहिए, n-1 और ये कितना होना चाहिए n-1 आपका होना चाहिए 1 to 10, मतलब 1 से 10 तक का इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये किस ब्लॉक में होना चाहिए, डी ब्लॉक में होना चाहिए। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? यहाँ पे समझ ये आ रहा है हमको कि अगर n की वैल्यू 3 हो गई, मतलब 3s तक तो ये जा रहा है 3s तक, तो याद रखना
n की वैल्यू 3 की जगह 4 मान लेते हैं। अगर n की वैल्यू 4 तक जा रहा है, 4s तक जा रहा है, अगर ये 4s तक जा रहा है पूरा, तो ये चीज़ कंफर्म होगा कि d तो यहीं रहेगा ही, और ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन अगर 4s तक जा रहा है तो d तो यहाँ रहेगा ही, और d के पहले क्या हो जाएगा, ये 4 था तो ये n की वैल्यू 4, तो 4 - 1 कितना हो जाएगी, तो ये 3 हो जाएगा। 4 - 1 कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा 3D और वो हो जाएगा 4S। क्लियर है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि D को पहले फिल ना करके पहले S को फिल करेंगे, जी नहीं, इसमें आपको D को पहले फिल करना पड़ेगा, D वाले को पहले फिल करना पड़ेगा, फिर लास्ट S वाले में फिल करना होगा। ठीक है। और आउटर मोस्ट में ऐसा देखने से लग रहा है कि सबसे आखिरी में S वाला ब्लॉक है, तो ये S में जाएगा, तो जी नहीं, बिल्कुल ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है आपको वो D ब्लॉक में ही जाएगा। लास्ट वाला कहाँ जाएगा, D में ही जाएगा। क्लियर है। चलो ठीक है, ये हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। करना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स है आप उसमें D ब्लॉक वाले एलिमेंट देखना और उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ज़रूर देखना। उसी तरह अब रहेगा आगे, इसमें लिखा है 4 ट्रांजिशन सीरीज आर 3D 4D 5D एंड 6D। द 6D सीरीज इज इनकम्प्लीट। 6D सीरीज जो है वो इनकम्प्लीट है। ये 3D 4D 5D क्या है, ये वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3D ऐसा कंटिन्यू जाएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3D, है ना, ऐसे कंटिन्यू आगे चलता जाएगा ये। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, यही पूरा कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, तो ये कहाँ तक, ये 3D जो दिख रहा है आपको, तो ये 3D 4D 5D ये कंटिन्यू जाएगा, लेकिन 6D जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है बोल रहा है। आगे की सीरीज़ में जब तक वो 6D तक पहुँचेगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे बहुत लास्ट में पहुँचेगा, वो जब 6D तक पहुँचेगा तो वहाँ कुछ इनकम्प्लीट है, मतलब वहाँ कुछ अनसर्टेनिटी है, जो मैं वहाँ पे आपको जब वो 6D वाले एलिमेंट के बारे में जब बताऊँगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना लंबा जाएगा, तो वहाँ पे मैं क्लियर करूँगा कि क्यों 6D जो सीरीज़ है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियोडिक एंड इंक्रीज एस वी डिसेंड द ग्रुप। मतलब क्या कह रहा है, मतलब आपको ये कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस है वो जनरली क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, जनरली डिक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड्स एंड इंक्रीज एज द डिसेंट ऑफ द ग्रुप। मतलब ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में वो जो ग्रुप है उसका, ये ग्रुप कहलाता है, जो परपेंडिकुलर होता है ग्रुप कहलाता है, और है ना, और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका पीरियड कहलाता है। हॉरिजॉन्टल है वो पीरियड कहलाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रुप है उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। ग्रुप में जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्रुप में, तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसका जो रेडियस है, एटम का रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होने लगेगा, मतलब कम होने लगेगा। एटम का रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होने लगेगा। और जब हम ये क्या बोलते हैं, जब हम इसको पीरियड में चलेंगे, जब हम इसको लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे, मूव करेंगे, तो क्या होगा, अगर हम इस पीरियड में चलेंगे यानी लेफ़्ट से राइट जाएंगे, तो क्या होगा, ये
इसका जो रेडियस होगा, एटम का जो रेडियस होगा वो बढ़ता जाएगा, एटम का रेडियस होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा, है ना। तो इसको हम क्लियर बताएंगे अभी आगे, अभी जनरली समझ जाओ कि वो बात क्या कर रहा है। इसके बाद आगे देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इनर ट्रांजिशन सीरीज, तो एफ ब्लॉक लास्ट ब्लॉक है, इस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, लेंथोनाइड कैरेक्टरिस्टिक बाय द फिलिंग ऑफ 4 F orbitals are the element following lanthanum from 58 to 71। जो लैंथोनियम का जो F ब्लॉक है, जो मैंने बताया था ना, 2 ब्लॉक को अलग से लिखा गया था, 57 के बाद 58 से 71 तक का ऐसा 2 ब्लॉक करके लिखा गया था, जो अलग से लिखा गया है। तो ये वही है F ब्लॉक, जहाँ कहाँ से चालू होता है, जो चालू होता है जिसको क्या होता है, लैंथोनियम फॉर्म, है ना, लैंथोनियम सीरीज भी बोलते हैं इसको, लैंथोनाइड है ना, और एक तो एक्टोनाइड, एक तो लैंथोनाइड होता है L और एक का होता है एक्टोनाइट, है ना, एक्टिनियम और लैंथेनियम, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बात करते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, तो एक्टोनाइट कैरेक्टरिस्टिक बाय फेलिंग ऑफ 5s ऑर्बिटल्स आर द एलिमेंट फॉलोइंग एक्टिनियम फ्रॉम 70 TH to 103 LR। ये TH और LR क्या है, ये है एलिमेंट का नेम है ना। कैरेक्टरिस्टिक आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, देखो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन का जो फार्मूला है वो थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो थोड़ा सा टिपिकल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे एफ ब्लॉक का, जिस दिन मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगा अच्छे से, उस दिन में हम एफ ब्लॉक के भी कुछ एलिमेंट्स को लेके हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे नोबल गैस की। तो नोबल गैस किसे कहते हैं, तो नोबल गैस, द गैसेस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैस। 18 नंबर का जो आपका ग्रुप है, जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप, जो हीलियम वाला ग्रुप, याद करो, जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप है, पी ब्लॉक का, ये पूरा पी ब्लॉक था, ये पी ब्लॉक के जो लास्ट वाला हीलियम वाला ग्रुप है, हीलियम वाला, है ना, हीलियम वाला जो ग्रुप है, इसको कहा गया है क्या, नोबल गैस। इसको कहा गया है क्या, नोबल गैस। ये है हमारा नोबल गैस, है ना। नोबल गैस क्यों कहा गया है, क्योंकि यही वो ग्रुप है, हीलियम वाला, यही वो ग्रुप है जिनको किन्हीं भी मेटल से, किन्हीं भी एलिमेंट से कोई भी मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि इनका क्या होता है, ये फुल्ली फिल्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और ये फुल्ली फिल्ड होते हैं। इनको किन्हीं भी एलिमेंट से कोई भी इलेक्ट्रॉन का क्या ट्रांजैक्शन नहीं करना होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन लेन देन नहीं करना होता है। इनके पास सारे इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होते हैं और ये बहुत स्टेबल होते हैं, इनको किन्हीं से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में ही फुलफिल होते हैं। तो ये हैं जो अपने आप में फुलफिल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन किसी से नहीं करते हैं, तो यही क्या कहलाते हैं, नोबल गैस। ये नोबल गैस जो किसी से बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं, ना के बराबर करते हैं रिएक्शन, है ना, तो इन्हें ही कहते हैं नोबल गैस। अभी देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो 18 आर कॉल्ड नोबल गैस, द जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। अब देखो ये भी आखिर है तो पी ब्लॉक में ना, ये है तो आखिर पी ब्लॉक में, सबसे लास्ट है तो है तो पी ब्लॉक में, तो फार्मूला तो वही होगा। ही एक्सेप्शनली हैज़ 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो He जो है, ही नहीं, ये He जो है वो आपका क्या है, हीलियम, ये क्या है, एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि देखो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 आता है, 1s2 आता है, मतलब इसके लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में गया क्या, नहीं गया, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के पास। तो इसका लास्ट वाला कहाँ, पी ब्लॉक में गया क्या, नहीं, ये एस ब्लॉक में ही रुक गया। तो ये ही एकलौता क्या है, एक्सेप्शन है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है, लेकिन ये खुद ही फिजिकली रूप में प्रेजेंट कहाँ होता है, पी ब्लॉक में। क्यों पी ब्लॉक में, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न सिर्फ ये है कि ये एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम।
तो S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ये हीलियम क्या करता है, यही वाला शर्त को फुलफिल करता है, यही वाला कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। क्या कि S वाले ब्लॉक को ये फुलफिल कर देता है, S वाले ब्लॉक को क्या करता है, फुलफिल कर देता है। S वाला ब्लॉक इसका 2 इलेक्ट्रॉन, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन ले आता है, तो ये फुलफिल कर दिया। इसीलिए इसको क्या किया गया, इसीलिए इसको S ब्लॉक में ना रख के P ब्लॉक में रखा गया है, क्योंकि इसका सिर्फ सबसे बड़ा रीज़न है कि ये फुल्ली फिल्ड है, इसको किसी से कोई भी लेन देन नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन का कोई भी आदान प्रदान नहीं करना है, ये फुल फिल्ड है। ठीक है, आगे देखेंगे पीरियोडिसिटी क्या है, तो द repetition of similar properties after regular interval is called periodicity। देखो periodicity क्यों कहा गया, periodicity मीन्स क्या होता है, देखो जो हमारा पीरियोडिक टेबल था, है ना, जो हमारा पीरियोडिक टेबल अभी भी है ना, ये पीरियोडिक टेबल में आप एक चीज़ गौर करेंगे तो क्या होगा कि हम ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 18 तक जाएंगे, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक जाएंगे, है ना, लास्ट यही है। 18 के बाद जैसे ही 19 में जाने की कोशिश करेंगे, तो जो 19 वाला जिसमें हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस एलिमेंट को हम 19 में रखना चाह रहे हैं, वो एलिमेंट फिर से किसके जैसा बिहेव करने लगेगा, तो ग्रुप नंबर 1 के जैसा बिहेव करना लगेगा। जैसा ग्रुप नंबर 1 की जो आदतें थी, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, जो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ था, सेम उसी तरह ग्रुप नंबर 19 में जो एलिमेंट हम रखना चाह रहे हैं, वो एलिमेंट का सेम प्रॉपर्टीज़ एकदम मैच करेगी। तो वो क्या किया, ग्रुप नंबर 19 को हमने नहीं बनाया, और ग्रुप 18 के बाद फिर से कहाँ चले गए, ग्रुप नंबर 1 में, और ग्रुप नंबर 1 में उसको कहाँ रख दिए, तो हाइड्रोजन के नीचे रख दिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे पूरा ग्रुप बना लिए। मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, सेम प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसका हमने ग्रुप बना लिया। इसीलिए 18 लास्ट हो गया, 18 के बाद 19 में हम नहीं गए, क्योंकि क्या हुआ, रिपीटेशन होने लगा। तो यही प्रोडक्टिविटी में यही कहा गया, तो द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो ये रेगुलर इंटरवल क्या हुआ, इतना बड़ा इंटरवल हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, इतना बड़ा इंटरवल हुआ। इसके बाद फिर क्या हुआ, रेगुलर इंटरवल के बाद फिर वापस से वही वाला प्रॉपर्टी शो करने लगा, बार बार यही चीज़ हो रहा है, बार बार वही प्रॉपर्टी शो करने लग रहा है। तो हमने क्या किया, इसको क्या कह सकते हैं, प्रेडिक्टिसिटी। ठीक है, इसको प्रेडिक्टिसिटी बोल सकते हैं, प्रेडिक्टिसिटी। समझ आया प्रोडक्टिविटी क्या है। इसके बाद क्या है, कॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का कॉज कैसे हुआ ये, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। देखो वही चीज़ें बताया इसने वही बताया है कि भले ही उस पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ था, एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा था, 18 तक पहुंच गए। अब 18 के बाद फिर 19 में जाने वाले थे, तो 19 में क्यों जाने वाले थे, क्योंकि इसका क्या एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा था, इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था। तो 18 के बाद इसका एटॉमिक नंबर फिर बढ़ा, तो 19 में ले जाने वाले थे। लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ना ही सिर्फ ये रीज़न नहीं था, उसके बाद देखिए कि इसकी प्रॉपर्टीज़, तो इसकी प्रॉपर्टी वापस मिल रही है ये फर्स्ट वाले से। तो हमने क्या किया, इसको वापस से फर्स्ट वाले में लेके आ गए और यहाँ रख दिए। तो कहने का मतलब यही है, भले ही उसका इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहा है, लेकिन क्या है, रिपीटेशन जारी है, रिपीटेशन हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, इसी को क्या कहेंगे, यही उसका कॉज है, यही उसका कारण है। ठीक है, इसके बाद है एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। अब मैंने तो बताया ही है कि एटम की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वही कहलाएगी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, है ना। प्रॉपर्टीज़ मीन्स क्या, कि वो कैसे किससे रिएक्शन कर रहा है ना, किससे किस प्रकार सा का रिएक्शन करता है, उसकी फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर क्या है ना, वो कैसे बिहेव करता है कौन से एलिमेंट के प्रति, यही सारा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। द प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक रेडियस। अब देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो उसका रेडियस, उस एटम का रेडियस,
ठीक है। आयोनिक रेडियस, ठीक है। और क्या, आयोनिक रेडियस, आयोनिक मतलब प्लस या माइनस, आयन के साथ होगा रेडियस, है ना, प्लस या माइनस। प्लस या माइनस क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि प्लस क्यों होता है, जब हम किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन आता है, एटम के बारे में बात कर रहा हूँ। और जब हम किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, हमने पहले पढ़ा है। तो ये उनके बारे में ही डिस्क्राइब करेंगे आगे, है ना, उनके बारे में ही डिस्क्राइब करेंगे। तो ये अभी जनरली थोड़ा थोड़ा सा आप इंट्रो बस देख लो। उसके बाद क्या है, आयोनिक रेडियस, फिर आयोनिस्टेशन एनर्जी। अब उसकी एनर्जी कैसे होगी, एनर्जी कैसे बढ़ेगा या घटेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर वो क्या ट्रांजैक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन देता है, अगर ये सारा प्रोसेस चल रहा है अंदर में तो वहाँ एनर्जी क्या होगी, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी, उसमें कितनी नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है या ले रहा है तो इसकी नेगेटिविटी बढ़ रही है कि नेगेटिविटी कम हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो खुद ही नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, इसकी एफिनिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक की एफिनिटी क्या हो रही है ना, मतलब प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन, है ना, इसका प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हुई बात। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड वैलेंस, और इसका जो वैलेंस क्या है, इसका वैलेंस क्या होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, इसका वैलेंस ETC, कॉल्ड एटॉमिक प्रॉपर्टीज, इसी को क्या कहेंगे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो इसके बारे में बात हम डिटेल से करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ये पहला वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 1 घंटे का, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे वाला वीडियो में आपको, नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको सारा डिटेल, एटॉमिक रेडियस, पीरियोडिसिटी, सारा जो चीज़ मैंने यहाँ पे, आयोनिक रेडियस, ये सारा कुछ मैं यहाँ पे डिटेल से आपको बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास, बाय बाय।